नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम कुछ बहुत ही जरूरी एडिटोरियल्स पर बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम 3 बड़े मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। एक, हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है। दूसरा, हमारे देश के अंदर सत्ता के बंटवारे को लेकर क्या बहस छिड़ी हुई है। और तीसरा, भविष्य की टेक्नोलॉजी को लेकर जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है। तो चलिए इन तीनों को जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात होगी बांग्लादेश की, जहां एक नया मोड़ आया है। फिर हम भारत के अंदरूनी मामले यानी संघवाद या फेडरलिज्म पर चल रही बहस को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर जो इतना शोर है, उसमें कितना सच है। और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश। वहां हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बदली, बल्कि एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है जिसका असर पूरे इलाके पर पड़ सकता है। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि बांग्लादेश में सत्ता का ये बदलाव भारत के लिए इतना अहम क्यों है। आखिर इसका हम पे क्या असर पड़ने वाला है। तो हुआ क्या है, नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 299 में से 212 सीटें जीतकर जबरदस्त जीत हासिल की। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन देखिए, इस चुनाव में एक बहुत बड़ा पेच है। जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, अवामी लीग, उसे तो चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। देखिए, ये जो हुआ है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। दशकों से बांग्लादेश धीरे धीरे अपनी सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष जड़ों से दूर जा रहा है। 1978 में बीएनपी की स्थापना हुई, फिर 1988 में इस्लाम को देश का धर्म घोषित किया गया, और आज बीएनपी की सत्ता में वापसी उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। और इस पूरे राजनीतिक बदलाव का असर आप जानते हैं जमीन पर भी दिखता है। 1981 में बांग्लादेश की हिंदू आबादी लगभग 12% थी। आज ये घटकर सिर्फ 8% रह गई है। ये आंकड़े अपने आप में एक कहानी कहते हैं, एक चिंता जताते हैं। तो फिर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। पहली बात तो ये कि बीएनपी के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही कुछ ठीक नहीं रहे हैं। दूसरी बात, अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के बीच एक नया गठबंधन बनने का खतरा भी है। और हाँ, इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता और वहां के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। मतलब नई दिल्ली के लिए ये जो डिप्लोमैटिक चेस बोर्ड है, वो और भी ज्यादा उलझ गया है। तो ये तो हुई पड़ोस की बात। अब जरा देश के अंदर झांकते हैं और एक बहुत ही गहरी चुनौती को समझते हैं, और वो है भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरलिज्म पर चल रही बहस। इस पूरी बहस की जो धुरी है, वो एक खास रिपोर्ट है, कुरियन जोसेफ रिपोर्ट। असल में तमिलनाडु सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, ये पता लगाने के लिए कि क्या केंद्र सरकार धीरे धीरे राज्यों की ताकत अपने हाथ में ले रही है, और इसका हमारे देश के संघीय संतुलन पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये रिपोर्ट कहती क्या है। देखिए, इसके जो फाइंडिंग्स हैं वो बिल्कुल साफ हैं। रिपोर्ट का कहना है कि सत्ता लगातार केंद्र की तरफ सिमटती जा रही है। इससे राज्यों की ताकत और उनकी आर्थिक आज़ादी दोनों कमज़ोर हो रही हैं, और इसे ठीक करने के लिए बहुत बड़े और ज़रूरी सुधारों की ज़रूरत है। और इस रिपोर्ट की गंभीरता का अंदाज़ा आप सिर्फ इस एक लाइन से लगा सकते हैं। रिपोर्ट कहती है, भारतीय संघवाद को अब 1991 के आर्थिक सुधारों जितनी ही बड़ी सोच वाले एक ढांचागत बदलाव की ज़रूरत है। मतलब मसला इतना बड़ा है कि छोटे-मोटे उपायों से काम नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो किताबी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चुनौती का असली दर्दनाक चेहरा हमें मणिपुर में चल रहे संघर्ष में साफ दिखाई देता है। वहाँ क्या हुआ है, मई 2023 से कुकी-ज़ो और मेतेई समुदायों के बीच हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 2 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद नई सरकार तो बन गई है, लेकिन लोगों का एक दूसरे पर और सरकार पर भरोसा बिल्कुल टूट चुका है। ये दिखाता है कि जब केंद्र राज्य के रिश्ते और समाज के धागे टूटते हैं, तो अंजाम कितना भयानक होता है। लेकिन इतने मुश्किल हालात में भी एक उम्मीद की आवाज़ सुनाई देती है। मणिपुर की उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन कहती हैं कि शांति के रास्ते पर एक माँ की तरह हमदर्दी और देखभाल के साथ चलना होगा। ये बात हमें याद दिलाती है कि सबसे ज़रूरी काम है ज़मीन पर भरोसा वापस लाना और ज़ख्मों को भरना। चलिए अब बात करते हैं भविष्य की, बात करते हैं एआई की।
भारत एआई को लेकर बड़े-बड़े सपने देख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सपनों और जमीनी हकीकत के बीच कोई बहुत बड़ी खाई तो नहीं है? तवलीन सिंह ने अपने एक लेख में एक बहुत ही पते की बात कही है। वो कहती हैं, खतरा ये नहीं है कि हम एआई पे बात कर रहे हैं, खतरा ये है कि हम अपनी ही कही बातों पर यकीन करने लगें, और ये एक बहुत गहरी चेतावनी है। और ये जो खाई है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ है एआई समिट के बड़े-बड़े वादे कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे, शिक्षा और सेहत में क्रांति ला देंगे, और दूसरी तरफ है जमीन की हकीकत, जहां हम एआई की दौड़ में अमेरिका और चीन से काफी पीछे हैं, जहां कई गांवों के स्कूलों में आज भी कंप्यूटर नहीं है, और जहां बिजली कब आएगी कब जाएगी कोई नहीं जानता। जैसे तवलीन सिंह एक गांव की तस्वीर खींचती हैं। सोचिए, एक ऐसा स्कूल जिसकी छत टपकती है, जहां कंप्यूटर का नामो निशान नहीं। सेहत की कोई बड़ी दिक्कत हो जाए तो 100 किलोमीटर दूर मुंबई जाना पड़ता है। पानी की कमी है और बिजली तो बस आते जाते रहती है। जब तक ये बुनियादी चीजें ठीक नहीं होती, तब तक एआई की बातें थोड़ी खोखली लगती हैं। तो अब सवाल ये है कि इन तीनों अलग-अलग धागों को, बांग्लादेश, संघवाद और एआई, इन्हें एक साथ कैसे जोड़कर देखा जाए? खासतौर पर अगर हम नीति और शासन के नजरिए से देखें तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं? तो इन सारी बातों से निचोड़ क्या निकलता है? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, हमें अपने पड़ोसी पहले की नीति को बहुत गंभीरता से लेना होगा, जैसा हमने बांग्लादेश के मामले में देखा। दूसरा, हमें राज्यों को और मजबूत करना होगा ताकि मणिपुर जैसे संकट दोबारा ना हो। और तीसरा, हमें ये पक्का करना होगा कि विकास सबका हो ताकि टेक्नोलॉजी के सपने और जमीन की हकीकत के बीच की खाई भर सके। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या भारत अपनी बाहरी, अपनी अंदरूनी और अपने भविष्य की इन तीनों चुनौतियों का एक साथ सामना कर सकता है? क्योंकि इन सभी मोर्चों पर एक साथ कामयाबी हासिल करना ही देश का भविष्य तय करेगा।